क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. सो माय नेम इज अमरनाथ, यू आर वाचिंग अल्फा एंड ओमेगा अकेडमी. सो आइए शुरू करते हैं. चैप्टर इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री से जुड़ी हुई जो बेसिक चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है? एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter. आपने बेसिक डेफिनेशन क्लास 9th में पढ़ी होगी कि मैटर क्या होता है. ऐसी कोई भी चीज जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास है. अब मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी. मास क्या होता है? मास मीन्स कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बॉडी के अंदर कितना सब्सटेंस मौजूद है उसको हम मास कहते हैं. सो आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो मैटर है उससे जुड़ी हुई कुछ व्यूज हैं. एशियंट, ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स वो पहले मानते थे कि जो हमारे पास मैटर है वो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है. अर्थ, स्काई, फायर, विंड और वाटर, 5 चीजों से. लेकिन इसके बाद इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़. उन्होंने बताया कि जो मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है, मैटर जिनसे मिलकर बना हुआ है, उसको हम परमाणु कहते हैं. उसके बाद एक फिलोसफर है डेमोक्रिटस. उन्होंने कहा द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स. एटम का मीन्स होता है इनडिविजिबल. सो ये जो लोग आए इन्होंने मैटर के ऊपर कुछ आइडियाज दिए अपने. लेकिन जो हमारे पास पहली ऑन रिकॉर्ड थ्योरी आई वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है. सो जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी 1801 में. इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी. इस थ्योरी में जॉन डाल्टन ने बताया था कि जो मैटर है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज है उनको बताया था कि वो किनसे मिलकर बनी हुई है. तो उन्होंने इसके अंदर कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे. सो आइए हम डिस्कस करते हैं कि जो पोस्टुलेट थे वो क्या थे. पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मीन्स एटम की थ्योरी. सो हमारे पास फर्स्ट था मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. मीन्स जो मैटर है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है. जैसे हमारे पास जो घर होता है उसको हम छोटी छोटी ब्रिक से बनाते हैं.
सो जो मैटर का जो यूनिट है, मैटर जिससे बना हुआ है वो एटम है। जो दूसरा पोस्टुलेट था वो था एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। मीन्स एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल ये भी दिया था कि जैसे हम कोई चीज ले लें, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है। सो अगर हम इसको कट करते चले जाएं तो जहां पे हमको ऐसा पार्ट मिले इसका कि जिसको हम फर्दर कट ना कर पाए, जैसे हमने कट किया और हमको यहाँ पे पहुंचे तो जिसको हम फर्दर ना कर पाए, सो वो जो हमारे पास पोर्शन आएगा उसको हम कहेंगे कि ये एटम है। और अगर हम ढेर सारे एटम्स को मिला दें तो हमारे पास जो बॉडी है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो इनका अगला पोस्टुलेट था थर्ड। इन्होंने बताया था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन every respect, that is mass, shape, size etc। मीन्स अगर हम सेम एलिमेंट के एटम्स लें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। जैसे हमने आयरन का एक एटम लिया और आयरन का दूसरा एटम लेंगे तो उनका जो मास होगा, उनका जो शेप होगा, साइज होगा वो सिमिलर होगा। हमारे पास चौथा पोस्टुलेट था एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स are different in one or more ways। That is mass, shape, size etc। सो ये जो पॉइंट है इसमें हमको ये पता चलता है कि उन्होंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के। मान लीजिए हमने एक आयरन लिया, आयरन का एटम लिया, दूसरा हमने जिंक का एटम लिया, सो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, एक या कई तरीके से हो सकता है। इस अब जब अलग अलग ही है तो हो सकता है इनका जो मास है वो अलग हो, इनका चार्ज अलग हो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो। सो हमारे पास अगला पोस्टुलेट है फिफ्थ, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take parts in the chemical reactions। इस पॉइंट का मतलब है कि जो एटम है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, मींस स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। मतलब मींस जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट था इन अ केमिकल
रिएक्शन atoms rearranges only, not break up into parts। मीन्स अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दी हुई है, केमिकल रिएक्शन दी हुई है, तो उसमें जो एटम्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो केवल अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, मीन्स वो रीअरेंज होंगे। ये नहीं कि वो उसमें टूट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया है कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। सो जो एटम्स होते हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हमारे पास एक रिएक्शन है Al plus O2 gives Al2O3। इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 3। बैलेंसिंग हम आगे सीखेंगे। यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम था वो यहाँ पे था, ऑक्सीजन इधर था। अब ये दोनों कंबाइन किए तो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होकर ये एक साथ हो गए, लेकिन इसमें से कोई टूटा नहीं। ये थी हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से सब पॉइंट सही नहीं है ना। जैसे हमारे पास ये है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर इन एवरी रिस्पेक्ट। मीन्स जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं मास, शेप और साइज में, लेकिन हमको पता है कि ये जो है ये सही नहीं है। हमारे पास तो आज जो है जैसे आइसोटोप्स हैं तो वो सेम एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं, लेकिन उनके जो मास होते हैं वो वेरी करते हैं। और जो हमारे पास है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और जो सेकंड पॉइंट, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। हमारे पास जो ये पॉइंट है, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। हम जानते हैं कि हम एटम्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो थ्योरी थी ये 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में आई थी और ये लगभग 100 सालों तक चली। लेकिन जब आगे डिस्कवरीज होती गई तो उसमें एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि इन्होंने जो पॉइंट्स दिए इसमें कुछ तो वैलिड है आज भी, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते आज की जो डिस्कवरीज हुई हैं, मतलब उसके बाद की जो डिस्कवरीज हुई। अब हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम देखते हैं जो डाल्टन्स ने अपने पोस्टुलेट दिए थे 1808 में, उसमें से जो कुछ थे वो गलत थे। हम देखते हैं वो पॉइंट जो थे वो गलत कैसे थे और उनको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बेस पे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। हमारे पास पहला था एटम इज नो लॉन्गर indivisible under special circumstances
we can divide atoms into electron, proton, electrons, protons and न्यूट्रॉन्स। अब हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं क्लास 9th में, जो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो एटम होता है बोहर मॉडल के अंदर, कि एटम जो होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, यह है न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं। सो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और जो हमारे पास इसका दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में डिफर in one or more ways. For example, isotopes. अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के मीन्स ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं? ये है हाइड्रोजन जिसका मास 1 होता है, ये है, इसका मास 2 होता है, इसका मास 3 होता है। सो इसको हम कहते हैं प्रोसियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। ये क्या है? प्रोसियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम। सो ये जो एटम्स हैं ये सेम एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन के ही तो एटम्स हैं, ये जो है इनका जो मास है वो डिफरेंट है ना। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के वो हर एक तरीके से सेम होते हैं, लेकिन ये तो सेम एलिमेंट लेकिन ये सेम है था, तो इस वजह से जो डाल्टन्स एटॉमिक थी उसका ये भी पॉइंट गलत हो गया। और तीसरा इनका ड्रॉबैक क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में सेम इन वन और मोर वेज। सो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर एक रिस्पेक्ट में, लेकिन ये भी पॉइंट गलत है क्योंकि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे एग्जांपल आइसोबार्स। अब जो आइसोबार्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास। मीन्स जो आइसोबार्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और उनका मास सेम होता है। मीन्स जो आइसोबार्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के
एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, एंड आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40। सो ये जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनके जो मासेस हैं वो सेम है। और उसमें कहा गया था कि इनका जो पोस्टुलेट था कि वो जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट होने चाहिए मास, शेप और साइज में। सो हमारे पास तीसरा ड्रॉबैक ये था। और हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया है स्टडी करने के लिए। सो हमारे पास फर्स्ट है मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, दूसरा उनके केमिकल कंपोजिशन के बेस पर। और जो हमारे पास फिजिकल के बेसिस पे है उसको फिर हमने फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो ये केमिकल कंपोजिशन के बेस पे है इसको हमने फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट होमोजीनियस, सॉरी पहला है हमारे पास प्योर, दूसरा है मिक्सचर। अब जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं या प्योर मैटर जो होता है उसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एंड जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होमोजीनियस, सेकंड हेट्रोजीनियस। फर्स्ट हमारे पास होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, सेकंड होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं इनको हम आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कोलाइड्स, सेकंड सस्पेंशंस, हम इनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोलाइड्स और सस्पेंशंस।
और ये जो होमोजीनियस होते हैं इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, या सॉल्यूशंस कहें। सो हमारे पास जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। फर्स्ट जो है, हम मैटर को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल कंपोजिशन के बेस पर प्योर, मिक्सचर। प्योर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स को होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर सॉल्यूशंस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर कोलाइड्स और सस्पेंशंस। सो ये था मैटर का क्लासिफिकेशन। और हम आगे देखते हैं। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो थ्रू आउट सेम होते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, हमने एक ग्लास लिया, उसमें वाटर लिया और इसमें शुगर ऐड कर दिया। जब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे तो जो शुगर होगी वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन। सो हम इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन सेम, जीनियस मीन थ्रू आउट। अब हम इसमें अगर हम ये पोर्शन मान लीजिए 1 ml है, इस 1 ml में हम देखें सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं या चीनी के कितने पार्टिकल्स हैं, तो जो होंगे मान लीजिए वो 2 हैं। तो अगर हम यहाँ से भी 1 ml उठाएंगे तो उसमें भी चीनी के 2 ही पार्टिकल्स होंगे, तो हम उसको कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, मान लीजिए हमने वाटर लिया, इसमें हमने सैंड डाल दिया या क्ले डाल दिया, तो हम यहाँ पे जो सैंड या क्ले होगी वो इकट्ठा हो जाएगी और हम इसको इजीली देख सकते हैं कि ये बॉटम ऑफ द ग्लास पर बैठ चुकी है। सो इसको हम इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशंस को इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमको केमिकल प्रोसेसर्स को लगाना पड़ेगा। और हम सैंड सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर लगा के सेपरेट कर सकते हैं। सो अगला टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मीन्स इसमें हमारे पास कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो एटम्स होते हैं वो रिएक्शंस कैसे करते हैं, जो एटम्स की प्रॉपर्टीज होती है वो कैसे रीअरेंज होती है या कैसे शो होती हैं। हमारे पास जो लॉज हैं उसमें से फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऑफ मास। इसको प्रपोज किया था लेवाइजिए ने। ईयर था 1774। दूसरा था हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसको प्रपोज किया था प्राउट ने, जोसेफ प्राउट। ईयर था 1799। थर्ड था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। इसको प्रपोज किया था जॉन डाल्टन ने 1803।
फोर्थ है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। इसको प्रपोज किया था रिक्टर ने 1792 में। और फिफ्थ है हमारे पास गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सिक्स है हमारे पास अवोगाड्रोस लॉ। सो हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो एटम्स होते हैं वो किस तरह कंबाइन करते हैं, वो 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ है हमारे पास गे-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सिक्स्थ है हमारे पास अवोगाड्रोस लॉ। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको लेवाइसिए ने 1774 में प्रपोज किया था। सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको जोसेफ प्राउट ने 1799 में प्रपोज किया था। और जो थर्ड हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको जॉन डाल्टन ने 1803 में प्रपोज किया था। फोर्थ हमारे पास है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको रिचर्ड ने 1792 में प्रपोज किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं। So, law of chemical combinations। सो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है वो है क्या। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता क्या है, एक states that atoms can neither be created nor be destroyed
दिस लॉ सिंपली सेड एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स एटम को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। सिंपली वी कैन से टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of product। मीन्स जो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जो रिएक्टेंट्स है, मीन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो मास होगा और जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो मास होगा वो दोनों इक्वल होगा। ये तो यही कहता है इट स्टेट्स दैट एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस। हमारे पास पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is heated (11 gram of CO2 is produced how many grams of calcium oxide CaO calcium oxide is formed। मीन्स हमको दिया हुआ है कि हमने 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तब हमको 11 ग्राम ऑफ CO2 मिली। सो हमको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगी उसकी अमाउंट क्या होगी। सो आइए देखते हैं। पहले हम इसकी एक बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। CaCO3 CaO प्लस CO2। अब हम देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है, एक कैल्शियम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन। सो द रिएक्शन इज बैलेंस। अब हमको कहा गया है कि ये जो है 25 ग्राम है। सो अगर हम इसको ऐसे एनालाइज करें, जब हमको रिएक्शन दिखी तो यहाँ पे ये कितने ग्राम होगा। मान लीजिए इसका 1 मोल है, मीन्स इसका 1 है तो इसका भी 1 बन रहा, इसका भी 1 बन रहा। ये क्या है 1 क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे कैल्शियम का मोलर मास कितना एटॉमिक मास कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, क्योंकि 3 एटम है ना। और यहाँ पर 40 प्लस 16 और यहाँ पर 12 प्लस 2 × 16। तो यहाँ पे जो मास आया वो आया 100 ग्राम और यहाँ पे 56 ग्राम और यहाँ पे 44 ग्राम। अगर हम यहाँ पे देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये जो रिएक्टेंट है ये डिसोसिएट हो रहा है ना, ये डिकम्पोज हो रहा है, ये 100 ग्राम है। तो अगर ये टूटे तो जिसमें टूटे उनका जब हम मास ऐड करें तो 100 ग्राम आना चाहिए। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम और ये जो CO2 है वो 44 ग्राम। सो अगर हम इसको ऐड करें तो हमको 100 ग्राम मिलेगा। सो अगर हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है तो 25 ग्राम से क्या बनेगा। सो यहाँ से हमारे पास जो होगा 25 ग्राम ऑफ CaCO3 will produce
56 अपॉन 100 इंटू 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैसे हुआ, 100 ग्राम से 56 ग्राम आ रही है, सो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 1 ग्राम से 1 ग्राम CaCO3 से कितना बनेगा 56 अपॉन 100। अगर 1 ग्राम से 56 अपॉन 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बन रही है, सो 25 से कितना बनेगा, इसको 25 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास जो आंसर आएगा 4। सो जो द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 4 से डिवाइड करेंगे 14 ग्राम्स। सो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी वो 14 ग्राम्स बनेगी। सो हम देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसी पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम will reacts with how many gram of oxygen। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं A, B, C, D। फर्स्ट है 8 ग्राम, सेकेंड है 16 ग्राम, थर्ड है 24 ग्राम, फोर्थ है 32 ग्राम्स। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम जो है वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सो आइए देखते हैं। अब हमको पहले एक बैलेंस रिएक्शन लिखनी होगी एल्युमिनियम की और ऑक्सीजन की। सो हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो होती है एल्युमिनियम प्लस O2 गिव्स Al2O3। अब हमको इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है और 3 ऑक्सीजन है। सो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 4 एल्युमिनियम हो जाएंगे, और यहाँ पे हम 3 लगा दें और यहाँ पे हम 4 लगा दें तो 4 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जो कहा गया है कि 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम विल रिएक्ट विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितने ग्राम है, 27 इंटू 4 मीन्स 108 ग्राम, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, एक, इसका एक का मास क्या होता है, एक एटम का मास 16 ग्राम, 2 का 32, यानी यहाँ पे 3 इंटू 32, और यहाँ पे कितना बनेगा, वो बनेगा जितना यहाँ पे रिएक्ट करेगा उतना ही यहाँ पे बनेगा। सो जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 2 इंटू एल्युमिनियम का 2 इंटू 27, यहां से ये हटाएंगे, प्लस 16 इंटू 3। सो यहां से जो हमारे पास बनेगा ये आएगा 108 ग्राम और ये आएगा 96 ग्राम, और ये आएगा हमारे पास, इसको हम ऐड कर लें सिंपली, सो आएगा ये हमारे पास आएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे बी 198 प्लस 6 204 204 ग्राम। यहां से भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये यहां से 27
दूनी 54, 16 32, 16 48, 48 और 54, ये 204 ग्राम आ जाएगा। अब हमारे पास 108 ग्राम अल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। सो 27 ग्राम किससे रिएक्ट करेगा, कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? सो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम will react with 96 upon 108 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 ग्राम अल्युमिनियम से 96 अपॉन 108 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी। सो 27 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगी? सो इसको अगर हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। सो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद 96 अपॉन 108 इंटू 27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो द आंसर इज, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 टाइम्स, इससे डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 ग्राम। सो द आंसर इज 24 ग्राम्स। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको क्वेश्चन समझ आ गया? अगर हमको इसको निकालना है कि 27 ग्राम अल्युमिनियम कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, सो हमको पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना होगा, उसके बाद हम यूनिटरी मेथड से इसको फाइंड कर लेंगे। सो आइए देखते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लीजिए, उसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जो है वो 140 ग्राम है। 140 ग्राम है, कोई एक कंपाउंड दिया है उसमें जो नाइट्रोजन है वो 140 ग्राम है। सो हमको बताना है कि इसमें नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक is equal to mass given upon atomic mass। सो यहां से हम देखेंगे मास कितना दिया हुआ है 140, और जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। सो अगर हम इसको लेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम आएंगे कंपाउंड्स में वो आएंगे 10। सो इसी कंसेप्ट का हम अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ए कंपाउंड was found to contain
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन in the ratio 28 gram and 80 gram respectively. The formula of compound will be, हमारे पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन है NO N2O3, थर्ड ऑप्शन है N2O5, फोर्थ ऑप्शन है N2O4। हमारे पास चार ऑप्शन, एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। नाइट्रोजन जो है वो 28 ग्राम से, ऑक्सीजन जो है वो 80 ग्राम से। तो हमको बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमको फॉर्मूला निकालना है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सेपरेट एटम्स पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। सो आप इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सो हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स which is equal to mass given upon atomic mass। सो जो नाइट्रोजन का मास दिया हुआ वो 28 ग्राम है, ठीक। और जो इसके एक एटम का मास होता है वो 14 ग्राम्स होता है। सो हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा दो, नाइट्रोजन के दो एटम्स होंगे। सो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये कट हो गया क्योंकि इसमें एक एटम है और इसमें सब में दो दो हैं। सो अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विच इज, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 80 और ऑक्सीजन के वन एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम। सो अपॉन 16, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 16 5 जा 80। सो हमारे पास जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 5 हैं। सो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा N2O5। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थैंक यू।